हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का Q1 FY27 का रिजल्ट और उसका कौन कॉल सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहले हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कुछ बात करेंगे। अगर आप देखेंगे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसमें आपको दो तरह का पोर्शन मिलेगा, एक आपका सिक्योर पार्ट मिलेगा और एक अनसिक्योर पार्ट मिलेगा। अगर आप देखेंगे 2-3 साल अगर आप पहले जाएंगे यानी पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे उस बैंक में जो अनसिक्योर पार्ट यानी जो MFI वाला जो पार्ट था उसका परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा था। किसी बैंक में 50% था, किसी बैंक में 70% था, किसी बैंक में 40% था। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है उस करंट सिचुएशन में हर एक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक वो अपना अनसिक्योर वाले पोर्टफोलियो का परसेंटेज धीरे धीरे घटा रहा है यानी नीचे की दिशा में लेके जा रहा है। और उस हिसाब से अपना जो सिक्योर वाले जो पोर्टफोलियो है जैसे आपका रिटेल, फिर आपका MSME, रिटेल के अंदर गोल्ड, एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, इस तरह का जो प्रोडक्ट है उसका परसेंटेज बढ़ा रहा है यानी सिक्योर पार्ट का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है आपके अगर आपके बुक में अनसिक्योर पार्ट रहेगा तो आपको यील्ड ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपका जो बुक बहुत ही वोलाटाइल होगा। उस वोलाटाइल जब क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का साइकिल चलता है, जब अच्छे साइकिल होंगे तब आपका प्रॉफिट अच्छे से बढ़ेगा, आपका यील्ड भी बहुत बढ़िया होगा। लेकिन जब बुरे टाइम आएगा उस टाइम पे आपका बुक बहुत अच्छे लेवल पे हिट आएगा। तो इस हिट को एब्जॉर्ब करने के लिए, इस हिट को डाइवर्सिफाइड करने के लिए हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना जो सिक्योर वाला पार्ट का परसेंटेज बढ़ा रहा है। अगर आप जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का बात करेंगे तो उसके पास अभी मोटा मोटी 27% का अनसिक्योर वाले बुक है। लेकिन उसका टारगेट है अगले आने वाले सालों में उसका अनसिक्योर वाला बुक का परसेंटेज वो 80% कर देंगे। अनसिक्योर वाले बुक 20% कर देंगे, रिमेनिंग 80% उसका हो जाएगा सिक्योर वाले बुक। ये आपका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडस्ट्री में ये ट्रेंड चल रहा है एक बात। उसके बाद हम बात करेंगे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर आप देखेंगे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का दो पार्ट है, एक आपका सिक्योर पार्ट और एक अनसिक्योर पार्ट। अगर आप सिक्योर पार्ट देखेंगे उसका कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल रेवेन्यू का 73%। इस 73 में अगर आप देखेंगे इसका गोल्ड लोन है, फिर इसका व्हीकल लोन है, फिर इसका हाउसिंग लोन है, फिर उसका माइक्रो लैप लोन है, इस तरह का बहुत सारे प्रोडक्ट, MSME लोन है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और अनसिक्योर वाले पार्ट में जिसका कंट्रीब्यूशन है 27% ऑफ टोटल AUM, उस पार्ट में आप देखेंगे जॉइंट लेंडिंग ग्रुप है उस है और इंडिविजुअल लोन है यानी वो आपका अनसिक्योर वाले बुक है। तो ये हो गया आपका जना का बिजनेस, आपका बिजनेस मॉडल। अब चलते हैं उसका Q1 जो FY27 का जो रिजल्ट आया है तो उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ देखिए इसका जो टोटल एडवांस यानी उसका टोटल जो लोन बुक का जो ग्रोथ है वो 26% से ग्रो किया है। तो बहुत ही अच्छा नंबर है, 26% का ग्रोथ बहुत ही अच्छा नंबर मेरे हिसाब से। उसके बाद इसका जो दो सेगमेंट है, एक सिक्योर और एक अनसिक्योर। सिक्योर वाले बुक ग्रो किया है 29% से, ये बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ अगर आप अनसिक्योर वाले बुक यानी MFI सेगमेंट देखेंगे उसका भी ग्रोथ 18% है। अगर आप 3-4 क्वार्टर पहले जाएंगे तो उसका जो MFI वाला सेगमेंट था यानी अनसिक्योर वाला जो सेगमेंट था वो डिग्रो कर रहा था और उस डिग्रोथ के वजह से उसका ओवरऑल जो बुक है उस बुक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। उसका स्लिपेज रेशियो बढ़ गया था, उसका जो एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रहा था, पैट माइनस में चला गया था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम के थ्रू ये जा रहा था। लेकिन अगर आप देखेंगे करंट सिचुएशन में उसका जो अनसिक्योर वाला बुक है वो इम्प्रूव कर रहा है लास्ट 2-3 क्वार्टर से। उसके साथ अभी इस क्वार्टर में अनसिक्योर वाला बुक 18% से ग्रो भी किया है जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम देखेंगे उसका जो सिक्योर बुक है, सिक्योर बुक का जो सेगमेंट है जैसे गोल्ड सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट 113% से ग्रो किया है। फिर उसका व्हीकल वाला जो सेगमेंट है वो 78% से ग्रो किया है। उसके बाद उसका MSME सेगमेंट है वो 27% से ग्रो किया है। फिर एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस है वो भी 29% से ग्रो किया है। और उसका माइक्रो लैब वाला जो सेगमेंट है वो 5% से ग्रो किया है। उसका नंबर थोड़ा कम है, लेकिन अदर्स जो सेगमेंट है उसका ग्रोथ एकदम तगड़ा ग्रोथ चल रहा है। तो ये बात है। फिर अगर आप इसका डिपॉजिट वाले फ्रंट पे देखेंगे
डिपॉजिट वाले फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो 22% से इसका डिपॉजिट ग्रो किया है। और अगर आप इसका Q1Q बेसिस पे देखेंगे तो डिपॉजिट फ्लैट है। मैनेजमेंट ने कहा है उन लोग अभी ट्राई कर रहे हैं रिटेल डिपॉजिट और कासा का परसेंटेज बढ़ाने का ट्राई कर रहा है। अगर आप कासा का परसेंटेज देखेंगे तो इस क्वार्टर में कासा का परसेंटेज 31% से ग्रो किया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 7% से ग्रो किया है। और अगर आप कासा रेशियो का परसेंटेज देखेंगे, कासा का मतलब होता है करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। अगर आप इसे सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे तो कासा का मतलब होता है आपका बैंक में जो सस्ता डिपॉजिट आता है उसे कहते हैं कासा। तो जिस बैंक में जितना कासा का परसेंटेज रहेगा उतना बैंक के लिए अच्छा है, क्योंकि बैंक को बाहर से आपका ज़्यादा चार्ज करके ज़्यादा यील्ड देके आपको हाई यील्ड में आपको पैसा बोरो नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास में जो कम रेट में अगर आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। तो अगर आप इस कासा का परसेंटेज देखेंगे वो 19% है। 18% था, बढ़ के हो चुका है 19%। मैनेजमेंट का गाइडेंस है, वो ट्राई कर रहा है FY27 के एंड में इस 19% को 20% में ले जाने का। तो बैंक अभी क्या कर रहा है, वो आपका जो रिटेल डिपॉजिट जो कासा डिपॉजिट है उसका परसेंटेज बढ़ा रहा है और जो बाल्क डिपॉजिट है बाल्क डिपॉजिट का परसेंटेज कम कर रहा है। तो ये भी इसके लिए उसका कॉस्ट ऑफ फंड भी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी नीचे की दिशा में आ रहा है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया इसका बात। फिर अगर आप देखेंगे जो इसका एसेट क्वालिटी, अगर आप देखेंगे एसेट क्वालिटी में GNPA Q1Q ईयर ऑन ईयर हर एक टाइम फ्रेम में इम्प्रूव हुआ है। नेट NPA भी Q1Q और ईयर ऑन ईयर दोनों टाइम फ्रेम में भी इम्प्रूव हुआ है। ROA 1.1 से 1.4 है और अगर आप Q1Q में भी इम्प्रूव हुआ है। Q1Q यानी Q4 में था 1.3%। फिर ROE देखेंगे 9.8 से 13.6 Q1Q बेसिस में भी इम्प्रूव हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर कॉस्ट टू इनकम यानी आपका बैंक में कितना खर्चा हो रहा है, कितना आपका जो ओपेक्स वगैरह लग रहा है, तो वो भी देखेंगे। तो मोटा मोटी स्टेबल है, 66 था 67% हुआ है। फिर अगर आप ईल्ड देखेंगे सबसे अच्छे वाला पार्ट, तो ईल्ड अगर आप देखेंगे ईल्ड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्टेबल है, लेकिन Q1Q बेसिस में ईल्ड इंप्रूव हुआ है। यानी ईल्ड का मतलब होता है आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप जो लोगों को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप लोन बांट रही हो। तो जितना आपका यील्ड ज़्यादा होगा उतना ही आपका प्रॉफिटेबिलिटी यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव होगा। तो कोई भी बैंक के लिए व कोई भी लेंडिंग बिजनेस के लिए उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऊपर के दिशा में यानी टुवर्ड्स नॉर्थ अगर जाएगा तो वो अच्छा है, क्योंकि जितना आपका नीम बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिटेबिलिटी यानी ऑपरेटिंग लेवरेज आपको मिलेगा। तो इसका नीम अगर आप देखेंगे तो यील्ड तो इसके इंप्रूव हुआ है, उसके साथ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर आप देखेंगे वो भी डाउन आया है, वो भी अच्छा है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में आप कितना इंटरेस्ट रेट में आप अपना जो बैंक जो पैसा बोरो करता है वो किस इंटरेस्ट में बोरो कर रहा है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर आप देखेंगे वो भी इंप्रूव हुआ है, 8 से 7.4 हुआ है, तो उसमें भी इंप्रूवमेंट है ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट का, तो इसमें भी इंप्रूवमेंट है। फिर अगर आप नीम देखेंगे यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 6.6 से ऑलमोस्ट 7.5 है, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। तो आपका यील्ड इंप्रूव हो रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे की दिशा में जा रहा है, यानी आपका स्प्रेड इंप्रूव हो रहा है, उसके साथ आपका जो नीम वो भी इंप्रूव हो रहा है। और सिर्फ ईयर ऑन ईयर नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इसका नीम इंप्रूवमेंट हो रहा है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा एक पैरामीटर है जो सही दिशा में जा रहा है। फिर अगर आप इसका पैट देखेंगे तो 50% से इसका पैट ग्रोथ हुआ है। अभी 155 करोड़ का Q1 में इन लोगों का अभी पैट हो चुका है, तो एक बात है। फिर अगर आप इसका जो स्लिपेज रेशियो देखेंगे वो भी नीचे आ रहा है, 150 तक गिर के आ चुका है 120। फिर अगर आप क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे तो क्रेडिट कॉस्ट भी 0.45 पे स्टेबल है, वो भी Q1Q बेसिस में और ईयर ऑन ईयर बेसिस में इम्प्रूवमेंट है। फिर तो ये भी अच्छे हैं, यानी क्रेडिट कॉस्ट का कम होने का मतलब हो रहा है कि आपका स्लिपेज यानी प्रोविजन का नंबर धीरे धीरे नीचे जाना। अगर आपका प्रोविजन नीचे जाएगा तो आपका क्रेडिट कॉस्ट भी नीचे जाएगा, और जितना आपको क्रेडिट कॉस्ट नीचे जाएगा यानी आपको प्रोविजन कम करना पड़ रहा है, तो आपका प्रोविजन के बाद जो पैड मिलता है वो अच्छे से ग्रो करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बात है। और उसके साथ एक आप देखेंगे एक ही नेगेटिव पॉइंट जो मेरे को लगा है, नेगेटिव नहीं, ये आपका सीजनलिटी फैक्टर है। जो इसका जो एसएमई है, एसएमई जो बकेट होता है वो एसएमई बकेट थोड़ा ऊपर की दिशा में गया है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा क्योंकि जो Q1 होता है तो Q1 में आपको हमेशा जो इस तरह का जो
डिलिक्वेंसी आपको देखने को मिलता है Q1 में, लेकिन ये सीजनल फैक्टर है, अगले आने वाले क्वार्टर में ये आपका मोटा मोटी अंडर कंट्रोल आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो मेरे को बहुत ही बढ़िया नंबर लगा है हर एक फ्रंट पे। अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे, डिसबर्समेंट देखेंगे, इसका डिपॉजिट बुक देखेंगे, कासा देखेंगे, एसेट क्वालिटी देखेंगे, इसका जो आरओई का देखेंगे, जो भी आपका क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे, तो हर एक फंड पे अगर देखेंगे इसका नंबर बहुत ही बढ़िया है। Q1Q ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी हर एक टाइम फ्रेम में इसका जो बिजनेस इंप्रूवमेंट हुआ है। तो मेरे को जीना फाइनेंस स्मॉल बैंक का नंबर एकदम तगड़ा नंबर लगा है। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका कॉन कॉल के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका अनसिक्योर बुक के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे इसका जो मेन जो बिजनेस डाउन चल रहा था वो अनसिक्योर वाले बुक के लिए चल रहा था। इसका जो सिक्योर बुक था यानी गोल्ड, फिर आपका MSME, अफोर्डेबल हाउसिंग, जो कार व्हीकल लोन, इस तरह का जो प्रोडक्ट था वो पहले भी अच्छा कर रहा था और अभी भी अच्छा कर रहा है। लेकिन इसका जो अनसिक्योर वाले बुक था वो जैसे सभी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर जो MFI कंपनी सभी का डाउन चल रहा था और इसका भी चल रहा था। तो इसका बुक का जो मेन प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम का मेन जड़ था इसका अनसिक्योर वाले बुक। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, इसका अनसिक्योर वाले बुक अभी स्टेबल हो चुका है, यानी ग्रोथ फेज में चल रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है Q4 में इसका अनसिक्योर वाले बुक का पोर्टफोलियो धीरे धीरे इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया था और Q1 में ये एकदम सीमेंटिंग हो गया, यानी एकदम स्टैम्प लगा दिया है कि अनसिक्योर वाले बुक में जो भी प्रॉब्लम था वो अभी पास्ट हो चुका है। अभी जो सिचुएशन है वो ग्रोथ का सिचुएशन है, इसमें वो लोग डिसबर्समेंट करेंगे, उसके साथ कलेक्शन में भी उतना प्रॉब्लम अब नहीं रहा है। तो कलेक्शन का जो एफर्ट चल रहा था, यानी जो कलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बंदे ये लोग हायर कर रहे थे, उसका भी परसेंटेज कम कर रहा है। तो अभी वो ट्राई कर रहा है अनसिक्योर वाले बुक का ग्रोथ बढ़ाने का, उसके साथ डिसबर्समेंट ग्रो करने का। तो अनसिक्योर वाले बुक अभी सेटल हो चुका है और अभी ग्रोथ फेज में चल रहा है। तो ये बात है। उसके साथ मैनेजमेंट का टारगेट है कि हम हमारा जो 27% जो उसका अनसिक्योर बुक है, उस 27% अनसिक्योर बुक को 80% में लेके चला जाएंगे, 20% में लेके आएंगे, यानी सिक्योर बुक का परसेंटेज 73 उसको बढ़ा के कर देंगे 80%। तो इसीलिए वो लोग अनसिक्योर वाले बुक को उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से वो जो सिक्योर वाले बुक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और अगर आप देखेंगे जो भी 27% का जो अनसिक्योर बुक है, उनमें से 80% वो अंडर इंश्योरेंस है, यानी अनसिक्योर वाले बुक में अगर कोई भी प्रॉब्लम भी आ जाए तो भी इसका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा ओवरऑल बुक में, क्यों ये आपका जो इंश्योरेंस के अंडर है। ये भी एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये हो गया आपका अनसिक्योर वाले बुक। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे जो इसका जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस, मैनेजमेंट ने ग्रोथ के ऊपर एक गाइडेंस दिया है। तो मैनेजमेंट ने कहा है हमारा जो एडवांस है, यानी आपका जो लोन बुक का जो ग्रोथ है वो मोटा मोटी 19 से 21% से इसका AUM का ग्रोथ होगा। और इसका जो MFI जो बुक है उसका टारगेट दिया मैनेजमेंट ने FY27 में 10 से 12% में उसका MFI वाला बुक ग्रो करेगा। और मैनेजमेंट ने कहा है उसका डिपॉजिट वाला जो बुक है वो 23 से 25% में डिपॉजिट बुक ग्रो करेगा। उसके साथ कासा का भी परसेंटेज बढ़ेगा और रिटेल डिपॉजिट का परसेंटेज भी बढ़ेगा। अभी अगर कासा का परसेंटेज देखेंगे 19% है, मैनेजमेंट ने कहा है ये बढ़ के हो जाएगा 20%। फिर अगर आप पैट का ग्रोथ के बारे में देखेंगे तो पैट 80% से मैनेजमेंट ने कहा है उसका ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ होगा FY27 में। यानी अगर आप इस नंबर में कैलकुलेट करेंगे तो इसके पास मोटा मोटी 590 से 600 करोड़ का पैट हो जाएगा आफ्टर FY27 के एंड में। तो ये जो अपना जो नंबर दे रहा है पैट का बढ़िया नंबर दे रहा है, उसके साथ इसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी अच्छे से मिलेगा। फिर अगर आप क्रेडिट कॉस्ट का बात करेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो मोटा मोटी 0.45 के परसेंटेज के रेंज में रहेगा, यानी उसका जो डिलिक्वेंसी यानी या फिर उसका जो बैड लोन का जो परसेंटेज उतना नहीं बढ़ेगा, इसीलिए क्रेडिट कॉस्ट पे अंडर कंट्रोल रहेगा। फिर मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो कॉस्ट ऑफ फंड है, यानी आप कितने इंटरेस्ट रेट पे आप जो जेना फाइनेंस वो आपका कैपिटल बोरो कर रहा है, उसका जो अभी जो चल रहा है वो 7.3% में चल रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है ये मोटा मोटी 7.3 से 7.4 के बीच रहेगा, यानी जो चल रहा है उसी रेट से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इसको मिलता रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि उसका जो स्लिपेज रेशियो है वो Q4 में भी फ्लैटिश रहेगा, यानी स्लिपेज रेशियो है वो Q2 में फ्लैटिश रहेगा और Q3 Q4 में इसका स्लिपेज रेशियो और भी नीचे आएगा, यानी Q3 Q4 में उसके बाद उसका जो एसेट क्वालिटी है वो और भी इम्प्रूवमेंट होगा।
तो ये मैनेजमेंट ने मोटा मोटी कहा है। उसके साथ जो मैनेजमेंट ने कहा है हम कुछ नया वाला प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। पहले कहा था कि हम Q3 में इन लोगों ने जो यूज्ड व्हीकल कार को बिजनेस स्टार्ट किया था। उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा है हम जो अगले आने वाले 1-2 क्वार्टर के अंदर हम UPI लॉन्च करेंगे। उसके साथ लोन अगेंस्ट जो शेयर्स वो भी इनको लॉन्च करेंगे। उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है हम जो अपना वेल्थ मैनेजमेंट का जो डिवीज़न है वो भी हम स्टार्ट करेंगे Q2 ऑफ FY27 से। तो ये अपना जो सिक्योर वाला जो बुक है उसमें नया नया प्रोडक्ट ये लोग अभी ऐड कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यही मोटा मोटी बात है। और मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो अनसिक्योर जो बुक है उसका भी अगर आप देखेंगे स्लिपेज रेशियो धीरे धीरे घट रहा है। तो हर एक फ्रंट पे आप देखेंगे तो मेरे को लगता है जो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो बेहतर कर रहा है। मेरे को लगता है कि FY27 में ये एक बढ़िया बेट हो सकता है। अगर ये अपना जो मैनेजमेंट जो गाइड किया है उसके अनुसार अगर ये परफॉर्म करते गए तो मेरे को लगता है FY27 में जाना फाइनेंस विल बी ए ग्रेट बेट इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक सेगमेंट। तो ये बात है। उसके साथ अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेगमेंट को देखेंगे तो हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत बढ़िया कर रहा है। अगर आप देखेंगे आयु स्मॉल फाइनेंस बैंक 22% से ग्रो कर रहा है, उज्जीवन 29% से ग्रो कर रहा है, इक्विटास 26% से ग्रो किया है, ईसैप्स 27% से ग्रो कर रहा है, सूर्योदय 32% से ग्रो कर रहा है, जेना 26% से ग्रो कर रहा है, सूर्योदय 32% से उत्कर्ष 22% से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे पूरा अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर आप पूरा ग्रोथ देखेंगे तो इस पूरा सेगमेंट में बहुत बढ़िया कर रहा है। तो यही मेरे को लगता है कि FY27 में आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक और माइक्रो फाइनेंस जो सेगमेंट है वो बढ़िया कर सकता है। तो इस सेगमेंट में आपको एक एक कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर रहना चाहिए। और तो आप देख सकते हो मोटा मोटी हर एक कंपनी बढ़िया कर रहा है। इसके बाद आपको देखना है कौन सा कंपनी बेटर है। जाना स्मॉल फाइनेंस भी बढ़िया कर रहा है, ये भी आपका पोर्टफोलियो का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। अगर आप देखेंगे इसका जो वैल्यूएशन है इसका अगर आप प्राइस टू बुक कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी आपको 1.25 के प्राइस टू बुक में ये बिजनेस आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसका पी कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मली फिनेंशियल सेगमेंट में आपको प्राइस टू बुक में आपको वैल्यूएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर आप पी से हिसाब से करेंगे तो सिंगल डिजिट में FY27 का फॉरवर्ड पी आपको ये मिल रहा है। तो जो कि बढ़िया एक डील है, बढ़िया एक बेट है। उसके साथ ग्रोथ भी बढ़िया चल रहा है। जो बुक में प्रॉब्लम था आपका अनसिक्योर वाले बुक वो भी बढ़िया कर रहा है। तो यही था आज का डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है।